हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। पिछली क्लासेस में हम कुछ PYQs के बारे में समझ चुके थे, राइट, कि पॉलिटी के कुछ PYQs हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम जो अगले PYQs के बारे में देखेंगे, सिमिलर मोर और लेस उसी काइंड की स्ट्रेटेजी है कि आपको स्टेटमेंट्स को वन बाय वन पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, पहले प्रॉपर टाइम दीजिए। जब भी आप UPSC का एग्ज़ाम देने बैठे या आप प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर बेसिकली अगर आप कर रहे हैं या PYQ एनालिसिस आप कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। हमेशा आपको आंसर क्वेश्चन में बहुत हद तक छुपा मिल जाएगा अगर आपने क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ा है। कभी कभी हम क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती कर देते हैं। दैट्स हाउ वी डोंट कम अप टू कंक्लूजन कि क्या आपका आंसर होगा। ओके, तो अगर आप देखेंगे, आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, कि अगर आपका जो है यहाँ पे अगर आप डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, राइट टू इक्वेलिटी। आप देखिए, कभी आपने राइट टू इक्वेलिटी पढ़ी है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट। आर्टिकल 14 में इस बात को मेंशन कर रखा है। वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के बारे में कहीं कोई बात नहीं की गई है, राइट। तो यहाँ से आपका ये एलिमिनेट हो जाता है। आप राइट टू फ्रीडम को देखिए, क्या राइट टू फ्रीडम में कहीं कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात की गई है? नहीं की गई है, राइट। आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, राइट, क्या वेलफेयर आपका कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करता है? वेलफेयर का मतलब ही नहीं होता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को करना। वेलफेयर का मतलब ही यही होता है कि आप किसी के भी साथ सोशल इकोनॉमिक लेवल पर जो है आप उनके साथ किसी भी तरीके का इनजस्टिस नहीं कर रहे हैं, राइट। सभी लोगों का समान तरीके से जो है उनको इंश्योर कर रहे हैं, जो उनको उनको प्रोविजंस अवेलेबल होना चाहिए वो समान तरीके से इंश्योर हो रहे हैं। वेलफेयर का यही मतलब होता है। प्रोविजंस स्पेशली आपके, जब आप सोशल लेवल पर, इकोनॉमिकल लेवल पर कोई लॉज ला रहे हैं या कोई स्कीम्स ला रहे हैं, पॉलिसी ला रहे हैं, वो समान तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, राइट। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या होता है कि किसी एक हाथ में जो है आपका वेल्थ कंसंट्रेटेड नहीं है। कुछ लोगों के पास वेल्थ जो है कंसंट्रेशन नहीं है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है अंडर आर्टिकल 39B, ये क्लियरली बोला गया है कि द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग द ओनरशिप, कंट्रोल ऑफ द मटेरियल, resources of the community are so distributed as the best to serve the common good। ओके, कॉमन गुड की बात की गई है, किसी एक जगह जो है वेल्थ के कंसंट्रेशन की बात नहीं की है। स्टेट जो होगा स्टेट होगा, लेकिन जो वो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो मैक्सिमम लोगों का वहाँ कवरेज होना चाहिए, ना कि कुछ लोगों के हाथ में ही आपके सारे जो है वेल्थ अवेलेबल होना चाहिए। सिमिलरली आर्टिकल 39 सेज द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स इंश्योरिंग दैट ऑपरेशन, की ये एक जगह आपका इकोनॉमिक सिस्टम जो है डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट, कि आपका स्टेट जो है पॉलिसी को इस तरीके से इंश्योर करे कि आपका वेल्थ का जो कंसंट्रेशन है वो कुछ लोगों के हाथ में जाके ना रुके, उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो हर लेवल पर। ओके, सो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की कौन बात करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इस बारे में बात करता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे आप तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। या तो आपको आपके फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे क्लियर हो, आपको फंडामेंटल राइट्स पता है कि कहाँ क्या बात की गई है, तो आप आसानी से यहाँ पर क्लियर कर जाएंगे। ये क्या है आपका आर्टिकल आपका 14 में आता है, राइट। ये कहाँ आता है आपका आर्टिकल 19, ये बात करता है आपका राइट टू फ्रीडम। आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर आपने पिछले इस पर्टिकुलर, अब मैंने बोला था कि जब आप क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से एनालिसिस कीजिए कि अगर कोई टॉपिक पूछा गया है आपसे तो उस टॉपिक के आप डिटेल नोट्स बना लीजिए। PYQs का एनालिसिस इसी तरीके से होता है। या तो अगर आप उस टॉपिक से अवेयर हैं, उसको आपने जहां भी आपके नोट्स बनाए रखे वहां पे हाईलाइट कीजिए, राइट।
अब आपका क्वेश्चन था ये, अब आपका ऑप्शन में डाल के इसको पूछ दिया गया है। तो आपको पता है अगर आपका क्वेश्चन का एनालिसिस करके कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर का मतलब क्या होता है, तो आप आसानी से, फिर अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है तब भी आप डायरेक्ट DPSP का आंसर लगा के आएंगे। यही मेन मतलब होता है PYQs का एनालिसिस करना। PYQs में सिर्फ आप एलिमिनेशन स्ट्रेटजीज को नहीं सीखते हो, नॉट PYQ एनालिसिस नॉट ओनली अबाउट द एलिमिनेशन स्ट्रेटजी, ये पॉइंट आप याद रखना। ओके, यू लर्न अबाउट द एलिमिनेशन स्ट्रेटजी। मैं आगे कई बार इस पॉइंट को रिवाइज करती हूँ कि जब आप PYQ का एनालिसिस करते हो तब आप 2-4 चीज़ों के बारे में सीखते हो। ये मैं आपको लिख देती हूँ। ओके, कि जब आप PYQ का एनालिसिस करते हो, यू लर्न अबाउट एलिमिनेशन स्ट्रेटजी, ओके, आपको लर्न अबाउट द सब एरियाज, कि किस एरिया से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। 100% गारंटी नहीं होती बट चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड यू एनालिसिस द ऑप्शंस आल्सो ऑफ दैट क्वेश्चन। इन 3 पर्टिकुलर मेन एरिया पे तो आप काम करना ही है आपको, कि एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी सीखिए। ओके, सब एरियाज कौन से हो सकते हैं जिन पर हमें मोस्टली कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, और ऑप्शंस, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनका भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि किसी ऑप्शन को हमने क्यों इसको एलिमिनेट किया है। ओके, कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको क्वेश्चन में बताया गया है तो उस कॉन्सेप्ट पे पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट किस बारे में बात करता है। इस तरीके से ही PYQs का एनालिसिस किया जाता है। अदरवाइज जस्ट गोइंग थ्रू द PYQs कि पिछले पेपर में क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, उसका आंसर क्या था, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस। क्योंकि हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए, लेकिन यहाँ पे आप 2-3 चीज़ों को सीख रहे हैं और क्यूमुलेटिवली ही आपका, जब आप प्रीलिम्स का पेपर, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो ये सारी चीज़ें क्यूमुलेटिव होके काम करती हैं। कोई एक सिंगल स्ट्रेटेजी कभी काम नहीं करती है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है, What was the exact constitutional status of India on 26 January 1950? ओके, ऑप्शन देखेंगे हम इसमें कि 26 जनवरी 1950 में आपका जो था स्टेटस क्या था आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या सिर्फ ये एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक स्टेट थी? क्या आपकी सॉवरेन डेमोक्रेटेड और रिपब्लिक थी, या सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटेड रिपब्लिक थी, या आपकी सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटेड रिपब्लिक थी? अगर आप यहाँ से प्रियम्बल से अवेयर हैं, अब आपसे आप देखेंगे प्रीवियस आपके क्वेश्चंस में प्रियम्बल पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट? आपने देखे प्रियम्बल से क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने आपसे क्या बोला था, प्रियम्बल आप जो है आपको सही तरीके से, प्रियम्बल में लिखा क्या हुआ है, जब आप पढ़ते हो कम से कम 20-25 लाइन का प्रियम्बल होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके बाद कौन कौन सी जस्टिस को इंश्योर करता है, राइट? तो अगर आपको ये पूरा डेप्थ में आपको पता हुआ है, फिर प्रियम्बल का किस चीज़ का क्या मतलब है, कि सॉवरेनिटी का मतलब क्या है, सोशलिस्ट होने का मतलब क्या है, सेक्युलर होने का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस लिबर्टी का मतलब क्या है, इक्वालिटी का मतलब क्या है, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, और इनका डेप्थ है अगर आपको नॉलेज है, फिर आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं। और एक आपको बात पता है कि जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि आपकी कोई भी लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या वो सब्जेक्ट टू अमेंड है? यस, राइट, यू नो दैट कि एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू अमेंड, राइट, एक्सेप्ट आपका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए। तो प्रियम्बल भी आपका अमेंड किया जा सकता है।
तो अगर आपको प्रियम्बल का सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इवन इट्स अमेंडमेंट समटाइम कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसे रिफर कर देते हैं उसको, कहीं लिखा हुआ नहीं है, ऐसा रिफर किया जा सकता है उसने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किए हैं, वो अमेंडमेंट आपको पता ही होना चाहिए। दैट इज योर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसने 3 वर्ड्स को ऐड किया था आपके प्रियम्बल में, दैट इज योर सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो अगर ये 3 वर्ड्स आपको याद हैं तो अब आप एलिमिनेट कर दो। यहां पे आ रहा है आपका सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। तो 1950 में कैसे ये सिचुएशन हो जा सकती है जब इसको 1976 में ऐड किया गया है, राइट। वहीं आप अगला देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है सेक्युलर। सेक्युलर ऐड कब किया गया है? 1976 में। तो 1950 में सिचुएशन होने के चांसेस ही नहीं बनते हैं। आपका 2 जो है स्टेटमेंट आपने हटा दिए, ये नहीं है, राइट। अब आपका क्या बचता है? आपके पास 50-50 चांसेस हैं, राइट। तो आप 50-50 चांसेस में से अब एक किसी ऑप्शंस पे आपके पास चांसेस ज़्यादा हो गए हैं कि अब आपको इंश्योर करना है कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, राइट। तो हम जब आज़ाद हुए, जब हमारा 1950 की जो सिचुएशन थी, जब हमारा आपका प्रियम्बल जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इनेक्ट हुआ था, राइट, एंड फोर्सिबिलिटी 1950 में आई थी आपकी। तो आपका क्या आंसर होगा इसका? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, राइट। इतना सा अगर आपको अवेयरनेस है तो आप एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट को हटा ले जाओगे, राइट। फिर आपके पास 50-50 के चांसेस बचेंगे। थोड़ा बहुत आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली होना चाहिए टू कम टू द आंसर। 100% एलिमिनेशन जरूरी नहीं है, कभी कभी 100% आंसर देता है। एलिमिनेशन को जब आपको सीखना है तो आपको 50-50 की कैटेगरी में आपको पहुंचा सकता है वो आपको। तो अगर आपने ये एलिमिनेट कर दिया, और तो आपको अगर याद है, आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। एलिमिनेशन का मतलब ये तो है नहीं कि बिना पढ़े आओ या थोड़ा सा पढ़ के आओ और सारे आंसर्स को करेक्ट कर लो, राइट। एलिमिनेशन का मतलब ही है कि कुछ ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाए कि आपके पास 50-50 चांसेस बच जाए। और कभी कभी एलिमिनेशन जो है आपको 100% चांस दे देता है क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए, राइट। सो दैट्स हाउ एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी वर्क, राइट। तो आपकी स्थिति क्या थी? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो आपका आंसर क्या होगा? बी। अब यहाँ में जो है आपकी स्टेट की डेफिनेशन को पूछा गया है कि कौन सा जो टर्म है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन अगर काउंट किया जाएगा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में काउंट किया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि जितने भी काम हैं इस क्वेश्चन में को जब आप पढ़ेंगे, 1 बाय 1 एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, आपको महसूस होगा कि जो ये स्टेटमेंट दिए गए हैं इस तो सारे काम आपकी एक स्टेट करती है, राइट। जैसे अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग ए डिफाइनाइट टेरिटरी, ओके, डिफाइनाइट टेरिटरी है आपकी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। मतलब क्या हुआ कि आपकी एक सॉवरेन टेरिटरी है, ओके, पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या ये स्टेट में काउंट हो सकता है? हम सेकेंड स्टेटमेंट पे जाएंगे, पहला स्टेटमेंट पढ़ के तो रह नहीं जाएंगे। और सेकेंड स्टेटमेंट को हम देखेंगे, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ डिफाइनाइट टेरिटरी possessing an authority to govern them and maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance, okay। कि ऐसा ऑर्गेनाइज्ड एरिया जहाँ की एक डिफाइंड टेरिटरी है, ओके, एक आपकी अथॉरिटी है जो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को गवर्न कर रही है और वहाँ के जो लोग हैं उनके राइट्स और सेफगार्ड्स को मेंटेन कर रही है। या फिर अ नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बीन लिविंग इन डिफाइनाइट टेरिटरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट। या यहाँ जहाँ पे सिर्फ आपकी जो है एक कल्चर, एक ट्रेडिशन की जो है एक बात की जा रही है, क्या ये उस चीज़ को एसोसिएट करता है? या सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डिफाइनाइट विद सेंट्रल अथॉरिटी and executive responsible to central authority and a independent judiciary, okay। कि
एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी है, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि जहाँ एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी है, आपके एग्जीक्यूटिव है, ओके, और आपकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, कि आपके तीन ऑर्गन हैं। तो ऐसा कुछ तो नहीं होगा, सिर्फ ये तीन ऑर्गन होने से एक स्टेट डिफाइन नहीं हो जाती है, राइट। सिमिलरली, a number of person who has been living in a definite territory for a long time with their own culture, tradition and government, कि गवर्नमेंट और कल्चर और ट्रेडिशन हो सिर्फ, और वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो क्या एक सिर्फ एक स्टेट की डेफिनेशन नहीं हो सकती है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो सबसे ज़्यादा आपका रोल ऐसे क्वेश्चंस में एनसीईआरटीज़ करती है। इसलिए बोला जाता है कि एनसीईआरटीज़ को जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड बुक से मत जाइए, आप एनसीईआरटीज़ भी आपको बहुत अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एनसीईआरटी में इस डेफिनेशन को दिया गया है कि इट्स अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट अ सॉवरेन पीपल हु ऑक्यूपाइड द डिफाइनाइट टेरिटरी। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल, दैट यू अंडरस्टूड। स्टेट का मतलब है कम्युनिटी और सोसाइटी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अंडर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट विद इन अ डिफाइनाइट टेरिटरी, ओके, जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन की बात हो रही है, टेरिटरी की बात हो रही है, गवर्नमेंट की बात हो रही है, सॉवरेनिटी की बात हो रही है। अगर ये चार एलिमेंट आपके एग्जिस्ट करते हैं तो दैट इज द योर डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ओके। अगर आप वन बाय वन सारे ऑप्शंस पर जाएंगे तो आपकी यहाँ पे सिर्फ आपकी अथॉरिटीज की, तीन अथॉरिटी की बात की जा रही है, राइट। यहाँ पे सिर्फ जो है आपकी गवर्नमेंट और वहाँ के जो लोग हैं उनके सिर्फ कल्चर की बात की जा रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट सॉवरेन है, अथॉरिटेटिव रोल है, किस टाइप का रोल है उसकी बात नहीं करिए। एक आपकी स्टेट की सही डेफिनेशन है, एक स्टेट प्योर फॉर्म में किसी स्टेट को होना चाहिए तो वहाँ पे सॉवरेनिटी भी होना चाहिए। सॉवरेनिटी इज द फंडामेंटल फीचर होना चाहिए किसी भी स्टेट का, एक्सटर्नल कंट्रोल में नहीं होना चाहिए वो, ओके। आपका अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ अ डिफाइनाइट टेरिटरी पोजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स एंड सेफगार्ड देयर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस, ओके। लेकिन अगर आप ये दोनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेट कर रहे हैं, ए और बी में आदमी आके कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आपको एक स्टेट किस बारे में बात करती है कि आपकी पॉपुलेशन हो, टेरिटरी हो, सॉवरेन हो, ओके। अगर ये सारे एलिमेंट, एक गवर्नमेंट हो, ऐसी गवर्नमेंट जो किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं कर रही है और एक पर्टिकुलर डिफाइनाइट टेरिटरी में अपने लोगों को गवर्न कर रही है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट, ओके। और ये कॉन्सेप्ट आपका तभी क्लियर होगा जब आपने एनसीईआरटीज़ को सही ढंग से पढ़ रखा होगा। एनसीईआरटीज़ में इस डेफिनेशन को क्लियरली बताया गया कि स्टेट की डेफिनेशन, एक प्योर स्टेट फॉर्म क्या होता है, कि जहाँ पे आपकी डेफिनेटली एक टेरिटरी हो, उसमें लोग हों, ओके, लोगों ने गवर्नमेंट को जिस भी रूप में, वहाँ डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, इनडायरेक्ट, जिस भी फॉर्म में उन्होंने इलेक्ट किया है, एक गवर्नमेंट हो, एंड दैट गवर्नमेंट इज कंप्लीटली सॉवरेन, इट्स नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट। तो अगर आपके क्लियरली आप अपने फर्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे तो अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग, लोगों की बात हो गई, ओके। आपकी टेरिटरी की बात हो गई। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियरली समझ में आए। कम्युनिटी ऑफ पर्सन, पॉपुलेशन की बात हो रही है आपकी, एक टेरिटरी की बात हो रही है आपकी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, ओके। तो आपकी सॉवरेनिटी की बात हो रही है, पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो जहां ये चार एलिमेंट्स आपके आ जाते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ योर स्टेट, ओके। ओके, अब अगला जो आपका क्वेश्चन है ये आपके सिटीजनशिप पर है, ओके। तो हम इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है। वन बाय वन हम सारे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, ओके। तो अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स से अवेलेबल हैं तो इंडियन, अगर आप सिटीजनशिप का चैप्टर, डेफिनेटली सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया है आपका, ओके। आर्टिकल्स हैं आपके सिटीजनशिप के लिए, ओके।
आपके आर्टिकल 5 to 11 आप जब जाएंगे तो वहाँ पे सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। ओके, आर्टिकल 52 5 आर्टिकल 5 एंड अप टू आर्टिकल 11 आपकी सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। तो देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, दैट इज द बेसिक फीचर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ये फीचर ही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। देयर इज नो डुअल सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जहां आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे किसके बारे में बात की गई है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी डुअल सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। वहां पर स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है आपकी, और एज अ नेशन आपकी सिटीजनशिप अलग होती है। ओके, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर व्यक्ति की एक ही सिटीजनशिप है, वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, सिटीजनशिप एक ही है, एक ही तरीके का उसका डोमिसाइल है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया, आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। अब अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बी बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। अब आपने अगर हेड ऑफ द स्टेट के ही अगर प्रोविजंस पढ़े हुए हैं तो उसमें क्या बोला गया है? उसमें कहीं ऐसा डिफाइन नहीं किया गया है कि सिटीजनशिप ओनली बाय बर्थ ही जो है कोई व्यक्ति आपका जो है हेड ऑफ द स्टेट हो सकता है। उसमें सिर्फ कहा गया है अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपका जो है वन ऑफ द क्वालिटी है कि आपका हेड ऑफ द स्टेट, आपका हेड ऑफ द स्टेट आपका प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट के अंदर जो क्वालिफिकेशन डिफाइन की गई है उसमें वन ऑफ द क्वालिफिकेशन सिर्फ यही है कि आपका जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ऐसा कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन में कि उसे सिटीजन जो है वो बाय बर्थ होना चाहिए। ओके, सो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। अब आपको क्या पता है, आप जब आपका सेकंड ऑप्शन गलत है तो आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे और आप किस में बचोगे? 1 और 3 में पता है। अब 1 आपको 100% पता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर ही है कि सिंगल सिटीजनशिप। ओके, अ फॉरेनर कैन वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बाहर का व्यक्ति है, उसको आके यहाँ की सिटीजनशिप मिल गई है। सिटीजनशिप का तरीका जो होता है, इंडिया में सिर्फ बाय बर्थ सिटीजनशिप नहीं मिलती है। ओके, यहाँ कुछ 5-6 फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू आपको सिटीजनशिप मिलती है। बाय बर्थ भी मिलती है आपको, बाय डिसेंट मिलती है आपको, बाय रजिस्ट्रेशन आपको मिलती है। उसमें कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज हैं कि अप टू इस डेट तक अगर आपने इंडिया में आके रजिस्टर किया है आपने, तो आपको सिटीजनशिप मिलती है। ओके, आपकी प्रीवियस जनरेशन के क्राइटेरियाज होते हैं कि आप बॉर्न नहीं हुए हैं बट आपकी प्रीवियस जनरेशन इंडिया में थी, तो उसके बेसिस पे आपको सिटीजनशिप दी जा सकती है। ओके, तो इस तरीके से कुछ 5-6 क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे आपको सिटीजनशिप दी जा सकती है। तो बाहर का व्यक्ति, एक फॉरेनर व्यक्ति भी आके सिटीजनशिप ले सकता है बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। इस 2 तरीके से आपको बाहर के व्यक्ति को जो है सिटीजनशिप मिलती है। बट अगर वो फ्रॉड तरीके से उस व्यक्ति ने सिटीजनशिप ली है, कुछ फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स उसने सबमिट किए हैं, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उसकी सिटीजनशिप को कर्टेल्ड कर सकती है, उसको इंडियन सिटीजनशिप की मान्यता उसकी खत्म की जा सकती है। ओके, सो अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड अ सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। नो, देयर आर सर्कमस्टेंसेस। अगर वो सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं तो प्रेसिडेंट जो है उसकी नॉट प्रेसिडेंट, फॉरेनर्स की जो सिटीजनशिप है उसको कर्टेल्ड किया जा सकता है। सो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यू आर ओनली लेफ्ट विद द वन स्टेटमेंट, सो योर आंसर वुड बी दैट वुड बी योर आंसर फर्स्ट। आपका ये भी एलिमिनेट हो गया, आपके आंसर से बचे ओनली 1 एंड दैट इज द एक्सप्लेनेशन कि आपका ये तो सिंपल सा है। अगर आपको सिटीजनशिप के बारे में नहीं भी पता है और आपको फीचर्स ही पता है ना कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या है, इंडिया में कहीं आप जनरल भी अगर आप अवेयर हैं, कभी आपने किसी भी फॉर्म को भी आप फिल करते हैं, आपसे ये थोड़ी पूछा जाता है कि आपसे रेजिडेंस क्राइटेरिया इज अ डिफरेंट, कि आप स्टेट के रेजिडेंस हैं, बट सिटीजनशिप आप भारत के नागरिक हैं। दैट इज अ सिंपल मीनिंग। हमने कभी नहीं सुना कि हम नागरिक हैं इस पर्टिकुलर स्टेट के, हम उस पर्टिकुलर स्टेट के निवासी हो सकते हैं। निवासी और नागरिक होने में फर्क होता है। ओके,
आप निवासी हो सकते हो कहीं के, बट नागरिकता जो आपकी कहलाएगी वो एक ही कहलाएगी, दैट इज योर इंडिया, कि आप इंडियन सिटीजन हो। ओके, सो इस यहाँ से आप इस पॉइंट को क्लियर कर सकते हो। ये तो आपका बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज द बेसिक फीचर अपनाया गया है कि इंडिया में एक ही तरीके की सिटीजनशिप एक्सिस्ट करती है, और ये किस बात को इंश्योर करती है कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इस बेसिस पर, राइट। और अगर आप गवर्नर जो आप हेड ऑफ द स्टेट है उसकी आप क्वालिफिकेशन से अवेयर हैं कि उसमें सिंपल क्वालिफिकेशन दी गई है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। देयर इज नो मेंशन्ड अबाउट द पॉइंट कि ही शुड बी द बर्थ सिटीजन होना चाहिए, बाय बर्थ ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओनली द क्राइटेरिया इज ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। वो बाय बर्थ है, बाय डिसेंट है, बाय रजिस्ट्रेशन है, बाय नेचुरलाइजेशन है। तो इससे क्या पॉइंट क्लियर होता है कि आपका अगर कोई बाहर से व्यक्ति आया हुआ है और बाय नेचुरलाइजेशन या बाय रजिस्ट्रेशन उसको सिटीजनशिप दे दी गई है तो ही दैट पर्सन इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। वो भी जाके व्यक्ति प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर सकता है। द ओनली रिक्वायरमेंट इज यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। और आपका जो सिटीजनशिप कैंसिल हो सकती है आपकी इफ द रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन ऑफ नेचुरलाइजेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड, false representation, concealment of the material fact that citizen has shown by himself, act, speech to the disloyal or disaffected. Okay? और अगर और towards the constitution of India कि वो सिटीजन जो है वॉर के टाइम पर एज अ एनिमी की तरह काम कर रहा है आपकी जो कंट्री है उसके लिए, कि कोई वॉर चल रही है और वहाँ पे आके वो इन्फॉर्मेशन को पास आउट कर रहा है बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसे अगर केसेस एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पर अगर आप मिसलीड करोगे आपकी कंट्री को और आपको सिटीजनशिप दी गई है किसी फॉरेनर व्यक्ति को तो उसकी सिटीजनशिप को भी लिया जा सकता है। डेफिनेटली उस पर आपके लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन जो होंगे वो वायलेट कर रहा है उनको, वो तो अप्लाई होंगे ही होंगे, बट हो सकता है कि उसकी सिटीजनशिप को भी कर्व कर दिया जाए। But in which case the foreigner who is taking like by registration or by naturalization जो है वो citizenship ले रहा है इंडिया की। Okay, now we will move to the next question that आपका ये क्वेश्चन पे हम थोड़ा कम ध्यान देंगे। आई थिंक ये 2020 में ये क्वेश्चन आया था एंड दैट इज सब्जेक्ट टू डिबेटेबल। यूपीएससी ने क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया था बिकॉज, बट मैं आपको इसके स्टेटमेंट कुछ बता देती हूँ जिन स्टेटमेंट्स पे आपको जब पढ़ेंगे तब उनको ध्यान देना। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ये डिबेटेबल बन गया था क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट है जिसको डिबेट में डाल दिया गया था, इसका पर्टिकुलर आंसर नहीं फाइंड आउट हो रहा था, इसलिए यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। ऐसा बहुत कम होता है कि यूपीएससी के ऊपर जो है उसके आंसर्स पर या उसके क्वेश्चन पर क्वेरी उठे। मोस्ट ऑफ द टाइम यूपीएससी सही क्वेश्चन सही फैक्ट के साथ देता है, सही आंसर देता है। बहुत कम होता है कि यूपीएससी के ऊपर क्वेश्चन होता है, सम टाइम इट हैपेंड, राइट। दिस इज द ओनली क्वेश्चन कि जहाँ पे ऐसा कुछ डिबेट जो है उठी कि ऐसा 2-3 डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग तरीके से उस बात को रिप्रेजेंट किया जा रहा था, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। बट आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है कि इन इंडिया देयर इज अ नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इन 1 लोकसभा इलेक्शन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से। नहीं, ये गलत है। लॉ के थ्रू ये डिफाइन किया गया है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू, इसको लेटरली अमेंड भी किया गया है। 3 से नहीं 2 से आप कर सकते हो, 3 नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप कर सकते हो। ओके, इन 1991 लोकसभा इलेक्शन एग्जाम्पल दिया गया है कि श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, तो यहाँ ये डिबेटेबल हो गया था। कहीं बोला गया कि शायद ऐसा हुआ है कि वो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्शन को कंटेस्ट किए थे, बट कहीं कहीं पे दिया गया है कि ये 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट किए थे। सो वी वोंट गो टू द आंसर, वी विल सी द स्टेटमेंट बिकॉज दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट यूपीएससी could ask again. Okay, as per the existing rule, if a candidate contests in 1 Lok Sabha election from many constituencies, his or party should bear the cost of by-election to the constituencies vacated by him or her in the event of him or winning in all the constituencies. इसके explanation को हम 1 by 1 जान लेते हैं। आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट
जो है अमेंड हुआ था 1996 में, उसने बोला था कि वन कैंडिडेट कैन कंटेस्ट फ्रॉम अ मैक्सिमम है 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना कि 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं कर सकता है। 1996 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड किया गया था, मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप कंटेस्ट कर सकते हो। ओके, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, his or her party should bear the cost of by-election to the constituencies vacated by him in the event of him or winning all the constituency. It is suggested to reform, but not such existing rules. So, statement 3 is incorrect. So, आपका जो है यहाँ पे भी जो है इसको सजेस्ट किया गया था कि इस बात को रिफॉर्म कर दिया जाए। आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है कि इसको रिफॉर्म कर दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रूल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपका स्टेटमेंट 3 भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। ऐसा कोई अभी तक कोई रूल नहीं आया है कि वो वेयर करेंगे, जो कंटेस्ट करेगा उस व्यक्ति, और वो छोड़ देगा अगर एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चुन लेगा कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ अपने आप को इन पार्लियामेंट, इन स्टेट लेजिस्लेचर, जहाँ का भी वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, एज ए MP कंटेस्ट कर रहा है, एज ए MLA कंटेस्ट कर रहा है। तो बाकी जो आपकी जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वो लीव करेगा उसका जो इलेक्शन जो है वो पर्टिकुलर पार्टी वेयर करेगी, ऐसा कहीं पर डिफाइन नहीं है। ओके, ऐसा रिफॉर्म सजेस्ट किया गया था, अभी तक ऐसा कुछ है आया नहीं है रिफॉर्म, और ये इस डिबेटेबल स्टेटमेंट रहा है, इसलिए यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को इनकरेक्ट कर दिया है, मतलब इसको डिलीट कर दिया गया था। आपको याद क्या रखना है कि अमेंडमेंट से जो है आपका लोकसभा इलेक्शन में आपका 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट कर सकता है, बट ओनली 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ओके, एंड दैट इज योर थर्ड स्टेटमेंट इज योर सजेस्टेड रिफॉर्म, नॉट येट इम्प्लाइड। Okay, now we will see the next question that is related to your Supreme Court, that is your Contempt of Courts Act 1971 कब पास हुआ था आपका। Okay, so pursuant to the report of H. N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed. One by one हम इस statement को read करेंगे। The Constitution of India empowers the Supreme Court and High Court to punish for the contempt of themselves. Okay, the Constitution of India define the civil contempt and criminal contempt. In India, the Parliament is vested with the power to make a law on contempt of court. तो अगर हम शुरुआत करें थर्ड स्टेटमेंट को, अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। ओके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को किससे लाया गया? 1971 एक्ट पास किया गया, उसमें बताया गया कि 2 टाइप के कंटेम्प्ट होते हैं आपके, सिविल और क्रिमिनल। तो आप अगर इस पॉइंट से अवेयर हैं तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ये एलिमिनेट हो जाता है। ये स्टेटमेंट ही गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं, राइट। कुछ चीज़ें आज अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं की गई, मतलब किसी आर्टिकल में डिफाइन नहीं है। कुछ चीज़ें क्या होता है, लॉ पास की जाती है, एक्ट बनता है, उस एक्ट में बताई जाती हैं। ओके, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में स्पेस नहीं दिया गया है, और लेटरली अमेंड करके ऐसा किया जा सकता है, ज़रूरत होगी तो उसको आर्टिकल में एज ऐड किया जा सकता है। जैसे कि आपका बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था, तो बैकवर्ड क्लास कमीशन आया आपका एक्ट के थ्रू था, लेटरली अमेंडमेंट आया और उस अमेंडमेंट से 102 अमेंडमेंट एक्ट से उसको ऐड कर दिया गया आपका आर्टिकल 338B में। ओके, अभी तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में ऐड नहीं किया गया है, इट इज ओनली डिफाइंड बाय द एक्ट, दैट इज योर। अगर तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आप अगर देखेंगे तो आप ये ऑप्शन काट देंगे, और 3 एंड जब 3 सही नहीं है तो 4 यहाँ सही है या नहीं है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका कट जाएगा, आप 2 ऑप्शंस के साथ बचेंगे, राइट। अब अगर आप थोड़ा सा आपको पता है बिल्कुल, इसलिए मैं बोलती हूँ स्टेटमेंट को करेक्ट तरीके से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, थोड़े सब्र के साथ पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा।
तो अगर आप फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक अ लॉ ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ओके, तो अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ही है, एक्ट बनाने का पावर किस, लॉ बनाने के पास पावर किसके पास है? आपका पार्लियामेंट के पास पावर है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहीं डिफाइन ही नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट लॉ तो बना सकता है, लेके आ सकता है। लेटरली सुप्रीम कोर्ट मानता है या नहीं मानता है, उसको हटा दे, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट पार्लियामेंट के पास आपके जो सब्जेक्ट्स हैं अवेलेबल, अगर लॉ एंड ऑर्डर के एरिया में उसे कोई लॉ लेके आना है तो पार्लियामेंट बना सकता है लॉ, राइट। तो अगर आप इतना ही थोड़ा सेंस लगाएंगे तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ कहाँ पे अवेलेबल है? आपके जो 2 स्टेटमेंट बचे हैं उसमें सिर्फ 4 अवेलेबल यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन होगा 1, 2 एंड 4। तो अगर आप अवेयर नहीं है एच.एन. सन्याल कमेटी से, दो यू शुड बी अवेयर कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है इंपॉर्टेंट फ्यूचर है आपके सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का। ओके, तो आपको इस कमेटी से अवेयर होना चाहिए। अगर इन केस यू आर नॉट अवेयर तो आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो। दिस हाउ लाइक दिस एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी वर्क। ओके, so this is your answer. Now we will move forward to the next statement, next question you. आपके क्वेश्चन ये पूछा गया है, बेसिकली अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। हम 1 by 1 स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और जानेंगे। ओके, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, when a constitution amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his assent. Okay, the constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha by a special procedure. आपका यहाँ पे जो है पूरा स्टेटमेंट नहीं आया है और ऑप्शंस प्रिंट में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सो सॉरी फॉर दैट। बट मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ सारे स्टेटमेंट का 1 by 1, तो आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट होता है वो आपका 2 तरीके से होता है। एक होता है आपका सिंपल मेजॉरिटी के साथ, ओके, सो दैट डजंट कम अंडर आर्टिकल 368। एक होता है आपका 368 के साथ। ओके, आर्टिकल 368 के 2 प्रोविजंस होते हैं। आपका स्पेशल मेजॉरिटी, पार्लियामेंट पास कर दे, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये दूसरे तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होता है। ओके, अब आपको अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर, कोई भी बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का हो एक्सेप्ट योर मनी बिल। आपका फाइनेंशियल बिल में भी, आपके फाइनेंशियल बिल 3 टाइप के होते हैं, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2। फाइनेंशियल बिल 1 जो है वो आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में डिफाइंड है। फाइनेंशियल बिल 2 जो है वो आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में डिफाइंड है। ओके, सो आपका मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 एंड योर फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 1, इन 2 बिल को छोड़ के प्रायर रिकमेंडेशन किसी भी बिल में जो है आपके प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो आप बहुत आसानी से इस पॉइंट को एलिमिनेट कर देंगे। बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिर्फ आपके मनी बिल और फाइनेंशियल बिल 1 में ही सिर्फ जरूरत पड़ती है आपके प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की। अगर सिर्फ इन 2 आपके जो बिल हैं इनमें ही अकेला प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होती है आपकी प्रेसिडेंट की, तो आपका यहाँ पे ये पॉइंट ऑलरेडी आप हटा दोगे कि ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे तो डेफिनेटली सिर्फ यही इन्हीं 2 बिल में तो चाहिए होती है, तो आपका ये पॉइंट एलिमिनेट हो गया। When a constitution amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory of President of India to give his assent. Okay? So, अगर आप इस ऑप्शन पे जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब प्रेसिडेंट को, तो ये आपका 24th अमेंडमेंट एक्ट था। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971,
ओके। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 जिसने इस बात को इंश्योर किया था कि इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द प्रेसिडेंट कि जब भी आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आएगा आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते, आप उसको विदहोल्ड नहीं कर सकते, आपको उसको असेंट देना ही है। इट इज कंपल्सरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ओके, प्रायर रिकमेंडेशन की कहीं जरूरत नहीं होती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में, लेकिन आपका जो है ऑब्लिगेटरी होता है आपके प्रेसिडेंट के ऊपर कि आपको आपके असेंट देना है जब भी आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अगर आता है। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय द बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी होगा। ओके, तो ये पॉइंट भी करेक्ट है, तो आपके 2 and 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ओके, और आपकी दो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ये पास होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब हम अगला आर्टिकल देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज योर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर। ओके, the total number of ministers in union government including the prime minister shall not exceed 50% of the total number in लोक सभा। ओके, तो अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट को देखोगे तो इसको ऐड किया गया था आपकी 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है आपका 2003। इससे जो है आपका इस 15% वाले क्राइटेरिया को ऐड किया गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, नॉट एक्सक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर अलग और COM 50%, नो, प्राइम मिनिस्टर प्लस COM टोटल मिला के 15% होना चाहिए। इस बात को इंश्योर किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने। तो ये आपका ये स्टेटमेंट सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्लासिफिकेशन हमने अपने तरीके से किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की गई है, COM की बात की गई है आपकी। ओके, सो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन क्या हुआ? सेकंड। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, अब थोड़ा ऐसा किया जाने लगा है टू चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड बेसिकली। ओके, हमेशा सिर्फ आपकी नॉलेज चेक नहीं की जाती है, UPSC के पेपर में आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया जाता है। तो जहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नॉट का ऑप्शन ऐड किया जाने लगा है, अब एक और ऑप्शन ऐड किया जाने लगा है जो ये सफलिंग है। जनरली ये सफलिंग ऐसी आती है कि फर्स्ट स्टेटमेंट, इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं तो फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ 1 and 2 और नीदर 1 and 2, इनको सफल भी किया जा सकता है। बट हमारी हैबिट में होता है कि जब हम टेस्ट प्रिपेयर करते हैं, लगाते हैं, तो जनरली हमारी एक हैबिट होती है कि उसी वे में स्टेटमेंट दिए रहते हैं और हम क्लिक कर देते हैं, या फिर हमारी एक हैबिट होती है कि मोस्टली करेक्ट पूछा जाता है तो हम नॉट करेक्ट पर ध्यान नहीं देते। सो ईजीएस्ट क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाते हो, आपको आंसर पता होते हुए भी आप क्वेश्चंस गलत करते हो। ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ये मिस्टेक होती है। सो रिमेंबर दिस थिंग, ओके, कि आपको यहाँ पे इस एक एक स्टेटमेंट को सही तरीके से पढ़ो। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, आपके पास टाइम होता है। अगर आप फोकस्ड हैं पेपर पर तो आप 100 के 100 क्वेश्चन 1 गो में तो एटलीस्ट सही तरीके से पढ़ सकते हैं। कभी भी पेपर को जो है एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम मत इन्वेस्ट कीजिए, आपको नहीं आता आगे बढ़ जाइए। ओके, बट एक गो में एटलीस्ट आप इस तरीके से अपने टाइम पीरियड को जैसे भी आपको मैनेज करना है, आप कम से कम ऐसा हो कि 45 मिनट के अंदर 1 गो में एटलीस्ट आप 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हों। ओके, कवर करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सारे 100 के 100 क्वेश्चन आ गए हों। वो क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए जिनका आपको आइडिया है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, इसको मैं अटेम्प्ट कर लूँगा या कर लूँगी। ओके, देन आप लेकिन 45 मिनट में आप सारे के सारे 100 क्वेश्चन एक गो में आप देख चुके हो, और अगर इस तरीके कुछ जो क्वेश्चन नहीं आते उनको आप पॉइंट आउट कर दीजिए कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, या ये क्वेश्चन इसमें से मुझे 50-50 का आइडिया है कि 50-50% मैं कर लूँगा, तो इंश्योरिटी वाले कर दीजिए पहले, फिर 50-50% वाले पर आ जाइए, और फिर जहाँ 25% के चांसेस हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 30 क्वेश्चन 100% इंश्योर
कर दें आप। कभी कभी होता है कि आप सिर्फ 20 क्वेश्चन ही 100 में से आपको 100% श्योरिटी हो कि ये 20 क्वेश्चन मेरे सही हैं। ओके, सो एंड नेवर मिस्टेकन अ थिंग, ये चीज़ आपको, आप जितनी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आइडिया लगेगा। दैट्स व्हाई आई सेड कि आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ। ओके, अभी आपका मार्च का मंथ रनिंग चल रहा है, आप अभी सेक्शनल टेस्ट लगाइए। ओके, देखिए आपके सेक्शन वाइज किस सब्जेक्ट पर आप कितने अच्छे हैं, कहाँ पर आपकी कमजोरियां हैं उस सब्जेक्ट में, उनको पॉइंट आउट कीजिए, देखिए उस पर काम कीजिए जितना आपसे काम हो सकता है। देन जब आप स्विच करें, आप आपका अप्रैल में आ जाए तो एटलीस्ट 10th ऑफ अप्रैल आप आपके फुल लेंथ टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें। ओके, फिर उन टेस्ट को इसी तरीके से कीजिए कि आप एक टाइम पीरियड के साथ चलिए कि 2 घंटे में मुझे इस पेपर को कंप्लीट करना है। 45 मिनट में आप 1 गो में जाइए, आपसे कितने क्वेश्चन उसमें से कवर हो रहे हैं। ओके, फिर जो श्योरिटी वाले हैं, श्योरिटी वाले कवर कर लीजिए, आप गो थ्रू भी कर लिए सारे क्वेश्चन से। इस तरीके के स्टेटमेंट को पॉइंट आउट कर दीजिए कि सपोज यहाँ पे नॉट करेक्ट लगा है तो वहाँ पे उसको हाईलाइट कर दीजिए कि यहाँ पे नॉट करेक्ट इन्होंने पूछा है, ताकि जब आप आंसर फिल करो तो आपको याद रहे। ओके, और इस चीज़ को भी किसी भी तरीके से जैसे भी आप मार्क करना चाहते हो कि यहाँ पे सफलिंग की गई हुई है आपकी, इस सफलिंग को भी याद रखिए। इस क्वेश्चन में नहीं है बट जनरली सफलिंग की जाने लगी है, हो सकता है नीदर 1 और 2 फर्स्ट पर लिख दें, देन आपका ओनली 1 ओनली 2 और फिर आपका बोथ लिख दिया जाए, सफलिंग कर दी जाती है। तो इस पॉइंट को, इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दीजिए। अगले फिर आइए आप आपके क्वेश्चन पेपर पर। ओके, फिर 50-50% जहां आपको चांसेस लग रहे हैं वो 50-50% वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, वहां पे देखिए आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन अगेन कम टू द पेपर, और वहां 25 जिसमें आपको मोस्ट रिस्क आपको लेना है। समटाइम यू हैव टू टेक द रिस्क। ओके, थोड़ा कैलकुलेटिव होके लीजिए, चांसेस हो सकते हैं कि ये सही हो जाए। ओके, वहाँ पे आप रिस्क लीजिए, अपना क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। अगर आपको इतना है कि मेरे को, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर लोग, तब आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में यही देखिए, प्रैक्टिस का गेम सबसे ज़्यादा यही होता है कि 100 क्वेश्चंस में से आप क्या ज़्यादा क्वेश्चन करने पर आप अच्छे मार्क्स बना पा रहे हैं, या फिर आप कम क्वेश्चन करने पर ज़्यादा मार्क्स बनाए। कभी कभी कोई व्यक्ति 90 क्वेश्चन करेक्ट करके आता है और कोई व्यक्ति सिर्फ 60 या 65 क्वेश्चन ही करके आया है, बट उनके मार्क्स इक्वल होते हैं, बिकॉज 90 क्वेश्चन के, उसने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो किए हैं लेकिन उसका नेगेटिव उसके 65 क्वेश्चन करने वाले व्यक्ति के नेगेटिव के बराबर ही जा रहा है। ओके, मतलब 65 क्वेश्चन करने वाले व्यक्ति ने को श्योरिटी ज़्यादा है कि मैं 65 करूँगा, मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, इतने में मेरे चांसेस होने की चांसेस ज़्यादा है कि मैं पास कर जाऊंगा इस पेपर को। और 90 वाले क्वेश्चन को है कि मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ, अगर इतने गलत भी हो गए तब भी मैं पास कर जाऊंगा। सो दैट कम्स विद द प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे अपने ऊपर उतना श्योरिटी लीजिए। थर्ड थिंग, ये तो प्रैक्टिस के स्तर पर, लेकिन जब पेपर देने जाएं आप, तो पेपर को एनालिसिस अच्छे से कर लीजिए कि जिस तरीके की मैंने प्रिपरेशन की है क्या वैसा पेपर आया भी है। हो सकता है कभी कभी तो उस पेपर, आपको हैबिट है 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, तो 90 क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करके आइए, पेपर को एनालाइज आप कर ले जाते हो। ऐसा नहीं होता, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको समझ आ जाता है कि आपको पेपर बस इतना ही करना है अटेम्प्ट। ओके, तो वहां पे उतना ही रिस्क लीजिए जितना रिस्क आपका आपको श्योरिटी दे दे कि आप पास हो जाओगे पेपर में। चांसेस हैं आपके, 100% श्योरिटी तो कहीं पे भी नहीं है, बट चांसेस हैं। ओके, सो दीज आर द फैक्टर विच यू हैव टू कीप इन माइंड जब आप पेपर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये तभी आपको आएगा, आपको PYQs का अच्छे से एनालिसिस है। ओके, PYQs आपको क्राइटेरिया दे देते हैं। ओके, प्रैक्टिस आपको बता देती है आपको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। That's why these two things play the important role in preliminary stage, even your mains stage also. ऐसा नहीं है कि मेंस में आपको PYQs नहीं एनालिसिस करना है, मेंस में भी करना है। ओके, बट अभी हम प्रीलिम्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम प्रीलिम्स की बात करेंगे। सो दैट्स हाउ आपके ये जो है सारे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करा दिए हैं। आपको एक और इजी क्वेश्चन है, इसको और देख लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास। ओके, आपकी यहाँ पे बहुत सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पूछा गया है। ओके, आपको पता है रिसेंटली आपकी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है 102 अमेंडमेंट एक्ट के साथ।
ओके, आपका जो है इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। आपकी NHRC जो है एक्ट के थ्रू आई है आपकी, अभी तक इसको कोई स्टेटस नहीं दिया गया है। आपकी अगर कोई बॉडी आर्टिकल में मेंशन्ड नहीं है तो दैट इज नॉट योर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्ट के थ्रू मेंशन्ड है तो देन दैट वुड बी योर स्टैच्यूटरी बॉडी। और किसी ऑर्डर के थ्रू आई है, सीधा एग्जीक्यूटिव ने ऑर्डर दिया है तो दैट वुड बी योर एग्जीक्यूटिव बॉडी, एंड योर एग्जीक्यूटिव बॉडी एट प्रेजेंट इज योर नीति आयोग। ओके, और ये जो आपकी हैं ये सारी क्या, जैसे नेशनल लॉ कमीशन भी क्या है आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ओके, और ये आपकी एक्ट के थ्रू आई है सो दैट इज योर स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो अगर आपको ये चीजें क्लियर है, सीधा आपका एलिमिनेट हो गया, आपका आंसर क्या आएगा, ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और नहीं भी पता है, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ही पता है कि एट प्रेजेंट इतनी ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, आप आसानी से कर ले जाएंगे, आप ओनली वन लगा के आ जाएंगे, राइट। कंफ्यूजन कब होगा, जब आपसे हो सकता है स्टैच्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी में पूछ लिया जाए, जैसे नेशनल लॉ कमीशन आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडीज है, नीति आयोग आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, राइट। सो दैट्स हाउ यू डू द एलिमिनेशन, दैट्स हाउ यू गेट टू नो कि किस एरिया से कितने क्वेश्चन, मैक्सिमम एरिया वाले क्वेश्चन आपको पता चल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आपको बोल दिया ये मैक्सिमम एरिया वाले क्वेश्चन है तो आप उतना ही करके जाएंगे, करना तो आपको सारा है प्रिपेयर। कॉन्सेंट्रेशन के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे डेप्थ में क्लियर होना चाहिए, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट आपको एक एक एलिमेंट डेप्थ में क्लियर होना चाहिए। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जितने भी आर्टिकल्स हैं आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी दो प्रिंसिपल का कंपैरिजन भी पूछ लिया जा सकता है, उनको स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा कोरिलेट करके और फिर आपको फाइंड आउट करना है, ऐसा भी किया जा सकता है। ओके, कभी कभी ओवरलैपिंग होती है चीज़ों की और आप दो स्टेटमेंट के साथ बचते हो, जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जैसे आपका वो स्टेट वाला क्वेश्चन था, राइट, कि एक स्टेट किस तरीके की होनी चाहिए, ये चीज़ें आप, इसलिए NCERTs बहुत अच्छे से बेसिक आपका रिवीजन होना चाहिए, स्टैंडर्ड बुक भी आपकी अच्छी से रिवाइज होना चाहिए और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होना चाहिए, PYQs का एनालिसिस बहुत अच्छा होना चाहिए। जब क्यूमुलेटिव ये चीज़ करोगे तभी जाके आप एग्जाम में सफल हो पाओगे। ओके, so thank you so much for today class and I will see you in next class. Thank you.